यहाँ पे आदिवासी लोगों का रहवास है। सदियों से रहते आए हैं और बड़ी प्राकृतिक लाइफ जीते आए हैं, बहुत ही सस्टेनेबल लाइफ जीते आए हैं। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये इस प्रकार का कल्चर होता है, बहुत ही कलरफुल लाइफ, बहुत ही उन्मत्त लाइफ रहता है। और ये मुरिया ट्राइब्स हैं जो इस प्रकार ड्रेसअप होते हैं और वो लकड़ी के ढोल होते हैं एंड बहुत ही शानदार तरीके से इनका लाइफ होता है। ये ध्रुवा ट्राइब्स हैं जो कि कांगेर वैली नेशनल पार्क के ज्यादातर जंगल के क्षेत्र में रहते हैं। ये बैम्बू बास्केटरी में बहुत ही अच्छा काम करते हैं और ये नेचुरली जो जंगल से जो चीजें कलेक्ट होती हैं, तो वो ध्रुवा ट्राइब उसमें बहुत ही उन्नत ट्राइब मैं कहूँगा ये हैं। बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे। आप देखेंगे जात्रा यानी परंपराओं को सहेजा हुआ जो जगहें हैं वो आदिवासी क्षेत्रों में ही बचे हुए हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे कि ये फागुन मड़ाई का है, बहुत ही कलरफुल मेला है और यहाँ पे होली अलग ही ढंग से बनता है। ये होली के समय का होता है। फागुन मड़ाई मड़ाई का मतलब यहाँ पे मेला होता है और बहुत ही कलरफुल यहाँ पे होता है। और होली में यहाँ पे आंवला मार नाम का एक इवेंट होता है। यहाँ पे आंवला मार यानी होली आंवले से खेला जाता है। आंवला उस समय पे होता है और उस समय आंवला लोग खाएं, उनको प्रेरित करने के लिए आंवला मार होता है। और शिकार ज्यादा ना करें तो वहां पे बहुत सारे नाट होते हैं जिसमें अलग अलग ही कोई हिरन बनता है, कोई एक नाटक जैसा माहौल होता है जो रात के समय पे होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर के आसपास होता है। बस्तर का हैंडीक्राफ्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत अनगिनत हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिसमें मैं कुछ बताना चाहूंगा। जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं ये बस्तर का बेल मेटल आर्ट है। अ, करना चाहें तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में आप गूगल करें। वही आर्ट फॉर्म अभी बस्तर में इस आर्ट फॉर्म को जीआई टैग मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। यानी ओरिजिन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्राफ्ट इज फ्रॉम बस्तर। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय मिला है। या तो ये हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस बस्तर में आया हो या यहाँ के लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में गए। ये रिसर्चर्स के लिए काफी बड़ा विषय है कि वो इसको किस तरीके से लिंक करते हैं। तो यहाँ पे हर प्रकार के आपको क्राफ्ट मिल जाएंगे, बैम्बू, वुडन क्राफ्ट एंड एवरीथिंग यू विल गेट। माइथोलॉजी में पिछले बार हम लोग का बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था। जो पिछला सेशन था उसमें दंडकारण्य के बारे में काफी अच्छा ब्रीफ दिया गया था कि दंडकारण्य का क्षेत्र जो अब बस्तर के क्षेत्र में ही सिमट गया है दंडकारण्य, लेकिन वो बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। तो फॉर्चुनेटली राम भगवान इस जगह में रहे, काफी साल रहे इस जगह में और उन्होंने काफी सारा, यहाँ पे एक नदी का भी नाम शबरी नदी है। तो शबरी नदी के नाम पे भी यहाँ पे काफी सारे चीजें यानी राम जी का यहाँ पे काफी रेलेवेंस है। और जस्ट जिनको आंगा देव या माता बोलते हैं या देव बोलते हैं, वो सारे यहाँ पे आते हैं, इकट्ठे होते हैं और मावली माता का वर्शिप करते हैं, दंतेश्वरी माता का वर्शिप करते हैं। राजा ये पूरे चीजों को अभी भी चलाते हैं। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट। मैं बस्तर से हूँ इसलिए ये नहीं कहूंगा कि ये बस्तर ये बहुत ही यानी मैं ये नहीं बोलूंगा कि बस्तर है और मैं इसीलिए ज्यादा इसके बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन ये वन टाइम एक्सपीरियंस है। ऐसा फेस्टिवल आपने अपनी लाइफ में इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा। आर्कियोलॉजिकल में जैसे आपने सुना होगा कि बाणा असुर का नाम बहुत फेमस हुआ था। बाणा असुर, बाण असुर के नाम पे ही ये नगरी बसी हुई है जिसमें बारसूर है। यहाँ पे 127 टेम्पल्स और 127 पॉन्ड्स क्रिएट किया गया था। और यहाँ पे शिव के फॉर्म्स बहुत मिलते हैं और शिव फैमिली के फॉर्म्स बहुत ज्यादा मिलते हैं।
और कुछ चीजें अभी बची हुई हैं यहाँ पे। इस तरीके से ये शक्तिपीठ है दंतेवाड़ा, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है। वैसे कि जो सती का जो दंत था वो इस जगह पे गिरा था। वैसे वो वरांगल में गिरा था, लेकिन इस जगह पर कहा जाता है। तो ये देवी दंतेश्वरी का शक्तिपीठ माना गया है। इस तरीके से आप गणेश जी दिखते हैं। और ढोलकल का ये पीक है, यहाँ पे 5-6 किलोमीटर की 7 किलोमीटर की चढ़ाई करनी, 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके आप इस जगह पे पहुंचते हैं। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट गणेशा जो सैंडस्टोन में बना हुआ है, ये बस्तर में ही है। ये मेगालिथिक साइट्स हैं। अगर आपने देखा होगा कि ये इसको मृत्यु स्तंभ बोलते हैं। ये बहुत पॉपुलर है ट्राइबल रीजन में, ये आंध्र प्रदेश में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। लेकिन जो आप राइट हैंड साइड में जिस तरीके से चित्रकारी है, ये पूरा फेसबुक में आज हम लाइव भी हैं। ये फेसबुक है यहाँ पे ट्राइबल पीपल का, जिसमें उनके लाइफ की पूरी डिपिक्शंस रहती है। और इसमें उन्होंने कितने क्या क्या चीजें की उनके लाइफ में, वो क्या चीजें उनको पसंद थी, वो सारी चीजें इसमें दिखती हैं। यहाँ पे ये जो केव पेंटिंग्स हैं वो भी 12,000 साल पुराने। तो यहाँ पे पुराने जमाने में जो आदि मानव जिन्हें कहा जाता था, वो इन जगहों में रहते थे। और यहाँ पे बर्डिंग के लिए भी बहुत सारी हैं। यहाँ पे बस्तर हिलमैना है जो वॉइस मिमिक करती हैं। और इतने सारी चीजें हैं। ये मैं प्रेजेंटेशन को आगे हम कि वो बहुत सारी चीजें अब एक्सपीरियंस की बातें हैं इस प्रेजेंटेशन पे। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आई विल कंटिन्यू दैट। अन्यथा हम फोरम को सर मैं चाहूँगा कि आप अगर फोटोग्राफ्स थोड़े से और दिखाएं, और फिर हम फोटो बाय फोटो डिस्कशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक एक एलिमेंट्स के ऊपर, या फिर सेक्शन बाय सेक्शन। जी जी, सेक्शन बाय सेक्शन भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं ब्रीफ कर लेता हूँ, फिर अपन यहाँ पे किस तरीके से आप बस्तर में चीजों को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो मैं आप लोग को ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ अभी आगे के अपने प्रेजेंटेशन पे। और उसके बाद साथ में हम डिटेल्स भी डिस्कशन कर सकते हैं इस पे। जिसको भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें, वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो अगर बस्तर में हम लोग जो अनएक्सप्लोर्ड बस्तर काम करती है, वो है कम्युनिटी टूरिज्म का। हम लोग लोकल लोगों को एनजीओ के माध्यम से ट्रेन करते हैं। तो ये एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे बसा हुआ कैंपिंग साइट है, जहाँ पे आपको बेसिक सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। और ये जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, वो आपको होस्ट करते हैं। जो आप एकदम यंग बच्चे हैं, और बहुत ही ये बच्चे हिस्ट्री चैनल में भी फीचर्ड हो चुके हैं। हिस्ट्री चैनल के OMG की सीरीज में भी ये बच्चे ने ढोलकल के सीरीज में इनका है। यहाँ पे जब आप चित्रकूट वाटरफॉल आते हैं तो डेफिनेटली आप बोटिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और कुछ वाटरफॉल्स में आप रैपलिंग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सारा चीज जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो हमारा जो सोच था, उस सोच से काफी अलग है बस्तर, क्योंकि यही ओरिजिनल रूप है बस्तर का। और इस तरीके के आउटडोर सेशन होते हैं। ये नारायण पाल का टेम्पल है, जो बहुत ही फेमस टेम्पल है, जो 1000 साल पुराना है। वहां पे जाके लोगों को वो बड़ा कनेक्टिंग सा चीजें रहती हैं। इस तरीके से व्यूज होते हैं। ये इस तरीके से लोग अवेयर भी होते हैं कि कल्चर के क्या प्रैक्टिसेस हैं। ये आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं। ये चित्रकूट वाटरफॉल के पास में इस तरीके से आप कैंपिंग कर सकते हैं कि आपको टेंट दिख रहे हैं, और ये चित्रकूट वाटरफॉल का नज़ारा है। आप इस तरीके से कैंपिंग कर सकते हैं। बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है। ये वैली ऑफ फॉग है, जिसमें फॉग वैली कैंप बोलते हैं। यहाँ पे पूरा फॉग आ जाता है, यहाँ पे भी आप कैंपिंग कर सकते हैं। ये हम लोग काम कर रहे हैं। ये ढोलकल का कैंप्स हैं। नेचर थेरेपी पे हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि क्योंकि बस्तर में रहते हैं और नेचर के करीब हैं, और आदिवासी परंपराएं बहुत ही मिनिमलिस्टिक हैं और बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक हैं, जो हमें समझ में आता है। तो नेचर थेरेपी में जैसे छुई मिट्टी है, जिसको मुल्तानी मिट्टी भी कुछ लोग अलग अलग फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन को बोलते हैं। तो छुई मिट्टी से
स्नान भी करवाया जाता है। इस तरीके के होम्स रहते हैं जहाँ पे लोग आके वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रहते हैं। लोग भी साथ में रहते हैं, उनके परसेप्शन बदलता है, अलग अलग गाँव में जाया जाता है। जब आप जाते हैं तो काफी उन्नत समाज का है। यहाँ पे बैठ के जो वुमेन है वो पूरा मार्केट को रन करने में जैसे यहाँ पे काफी ज्यादा बात होती है फेमिनिज्म पे, लेकिन फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट बस्तर में सदियों से है। यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें वुमेन को बहुत ही ज्यादा यानी इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो आप जब देखेंगे कि फॉरेनर्स को लैंग्वेज नहीं आता है, लेकिन फॉरेनर्स एक स्माइल का लैंग्वेज होता है जो वो हर किसी से बात कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से है। जब फॉरेनर्स आते हैं तो बच्चों से इंटरेक्शन जरूर हम करवाने की कोशिश करते हैं, या जो लोग सेंसिबल रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट होते हैं कि बच्चों से ये है कि एक विकास, अगर पर्यटन का विकास की बात अगर हम लोग करते हैं, उस चीज में ये इंपॉर्टेंट है कि सही लोग में बच्चे आगे जाके पर्यटन से जुड़ना चाहेंगे। आज हर लोग रोजगार के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन हर किसी को रोजगार मिलना पॉसिबल नहीं है ना। सरकार के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो सबको रोजगार दे। इसीलिए लोकल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है वो टूरिज्म बस्तर में एक बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग बच्चों को अवेयर करवाते हैं कि पर्यटन क्या होता है, किस तरीके से कंजर्वेशन होता है, किस तरीके से प्लास्टिक फ्री जोन्स होते हैं। हम लोग इंडिजिनस हर्ब्स पे काफी सारा काम करते हैं। जब आप जंगलों में जाते हैं तो यहाँ के लोकल जो ट्राइबल हैं, ये जो फोटो में जिस इंसान को देख रही है, पीवीजीटी जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उसमें से कमार जनजाति के हैं, और वो अपने हर्ब्स के बारे में बता रहे हैं। टूरिज्म ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कि हम लोकल संस्कृति को ही बदल दें। जैसे अंकित जी ने बोला कि वेस्टर्नाइजेशन कंप्लीटली नहीं होना चाहिए। तो इस चीज के लिए हम लोग हर्ब्स के बारे में जानकारी टूरिस्ट को आते हैं और वहाँ लोकल हर्ब्स और उसको उपयोगिता के बारे में बताते हैं। ये यहाँ के लोकल खाने हैं, वेज नॉन वेज काफी खाया है। ये यहाँ की रेड एंड चटनी है फेमस। गॉर्डन राम से भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये रेड एंड चटनी को अपने प्लेटर में रखा था। ये आंखों के लिए बहुत अच्छी चीज है ये लाल चीटी की चटनी। और दूसरा चीज है कि इससे बुखार में भी ये काम हो जाता है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स भी आते हैं जो काफी सारे वर्कशॉप करते हैं। हम लोग काफी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले हम लोग दोना पत्तल में खाया करते थे, हर कोई राजा था, हर कोई एक दिन खा के वो पत्तल को फेंक दिया करते थे, लेकिन अब वी हैव अ वेरी इनऑर्गेनिक लाइफ। ऑर्गेनिक लाइफ के लिए हम लोग जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं तो उनको एक्सपीरियंस करने के लिए दोना पत्तल में हम दोना पत्तल में ही खाना सर्व करते हैं। और योगा एंड वेलनेस के लिए काफी अच्छा जगह है, क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन बहुत मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है यहाँ पे। और जब लोग आते हैं तो हम लोग केव्स में जाके केव मेडिटेशन करवाते हैं। नेचर का अनुभव करने के लिए नेचर के साथ समय स्पेंड करवाते हैं। एक समय पे फोटोज खत्म हो जाते हैं, तब इस तरीके से भी एक्सपीरियंस करवाते हैं। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। और आप लोग कुछ ओपन है फोरम। मैं चाहता हूँ कि आप लोग के पास कोई भी कुछ प्रश्न हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। जी, आई डोंट नो किसके कितने क्वेश्चन होंगे, पर मैं ज़रूर बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी कार्यक्रम में मैडम शुभदा चतुर्वेदी जी जुड़ी हुई हैं जो छत्तीसगढ़ टूरिज़्म से हैं, और संतोष जी भी जुड़े हुए हैं जो छत्तीसगढ़ से ही हैं, छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड से आते हैं। और उन दोनों का बहुत ज़्यादा प्रेम रहा है, स्नेह रहा है हम लोगों के ऊपर। जब हम लोग छत्तीसगढ़ ट्रिप पर आए थे तो उन लोगों ने दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू विज़िट बस्तर, द रियल बस्तर। और जिस क्या कहें एंथुजियाज़म के साथ हम लोगों ने बस्तर देखा था, उसकी तो वो अभी तक मेरे मन में है। चाहे वो लाल चींटियों की चटनी हो, और चाहे वो चित्रकूट वाटरफॉल के नीचे हम 2-3-4 लोग हों, जिसमें ब्रिगेडियर साहब थे हमारे साथ और मेरे एक मित्र थे, हम लोग जाके नहाना हो, चाहे टेंट्स में रुकना हो, चाहे वो किसी हाट बाज़ार में जाके जहाँ पे मुर्गों की फ़ाइट होती है, कॉक फाइट, वो देखना हो,
चाहे दंतेश्वरी माता का मंदिर हो जिसमें लुंगी लपेट के जाना, चाहे उसके पीछे जो नदी है डंकिनी और शंकिनी, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, जी वो निहारना हो, अनेकों अनेक तीरथगढ़ वाटरफॉल हो। मुझे मुझे मैं बता नहीं सकता कि कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं बस्तर के बारे में। बट स्टिल अनफॉर्चुनेट जी बात यह है कि हम लोगों के और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत बहुत एफर्ट्स के बाद भी आज भी जो इमेज है वो ब्रेक करने के लिए और एफर्ट्स की ज़रूरत है। और मैं सच में स्टेट गवर्नमेंट का जो टूरिज्म बोर्ड है उसका, और आप जैसे जो सोशल प्रेन्योर कहूँगा मैं आपको, आप लोग आगे आ रहे हैं और लोगों को राह दिखा रहे हैं कि कैसे करके छत्तीसगढ़ को बस्तर को एक्चुअली जिया जा सकता है। तो आई वेलकम दिस फोरम टू, आई वेलकम एवरीवन टू शेयर योर क्वेश्चन, टू आस्क योर क्वेश्चन और शेयर योर आइडियाज। अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चन या कुछ भी शेयर करने को है तो आप शेयर कीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज मैं सबसे पहले वैसे मैं एक बात बता दूं। मैं एक मिनट बोलना चाहूंगी। जी जी जी। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, अंकित यू एंड जीत। थैंक्स अ लॉट बहुत मैम अच्छा फॉर लगा ऑल द मैं सपोर्ट। अंकित, थैंक यू सो मच। और अंकित, मैं काफी समय से आपके इस प्लेटफॉर्म पर आना चाह रही थी, पर कुछ ना कुछ टाइम का मैच नहीं हो पाना वो हम लोग के लिए मुश्किल पैदा कर देता था। एनीवेज आज मैंने सोच के रखा हुआ था जब सुबह हम लोग की चैटिंग चल रही थी कि आई हैव टू जॉइन एनी हाउ। जी फिर भी मुझे लगता है मैंने शायद 15 मिनट लेट ही ज्वाइन किया। Anyways, but it's great and congratulations to you. Jeet has got all the expertise as far as Bastar is concerned. और मुझे लगता है he is the kind of flag bearer as far as tourism promotion is in Bastar is concerned, right? तो हमारे साथ आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो बस्तर के बारे में अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जीत से अच्छा मुझे लगता है कोई बेहतर पर्सन हमारे पास नहीं है अभी। और उसने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया है, जो मैंने बाद के कुछ थोड़े बहुत उसके प्रेजेंटेशन के कुछ अंश सुने हैं। और हम लोग चाहते भी हैं छत्तीसगढ़ टूरिज्म को एक लेवल तक ले जाने के लिए, पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जब तक हम पहुंचते हैं तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। अब अभी तो हमारे काफी अफर्ट्स चल रहे थे, अच्छी इंक्वायरीज भी आ रही थी, पर इस लॉकडाउन के कारण हम लोग फिर से वी गॉट स्टक। So I think this will go for forever. I mean हमारे जो efforts रहेंगे वो तो चलते ही रहेंगे। और आप लोग अंकित, आप और ब्रिगेडियर सर और बाकी हमारे जो भी ब्लॉगर्स यहाँ पर आए थे उनसे वो तो लगातार टच में भी हैं और कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं। अंकित, you are doing a lot of things as far as tourism promotion of various states is concerned. और आपका ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। I really admire and appreciate your efforts in this regard. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम मुझे लगता है, शुभदा जी, मैम मुझे लगता है कि हमारे साथ हम इस फोरम पर एक छोटा सा इनिशिएटिव ले सकते हैं, या इनिशिएटिव कहें या एक कोलैबोरेशन जैसा। हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी छत्तीसगढ़ को दोनों तरफ से घेरा हुआ है, मतलब वो अभी अमरकंटक में है, ही इज अ प्रोफेसर इन अमरकंटक, और वो वैसे रहने वाले तेलंगाना के हैं। तो आपको नीचे से भी उन्होंने घेरा हुआ है और ऊपर से भी उन्होंने छत्तीसगढ़ को पकड़ा हुआ है। तो प्रकाश जी मेरे साथ में हैं, और मैं प्रकाश जी से कहूँगा कि अगर वो कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले पाए आने वाले दिनों में कि अपने स्टूडेंट्स के साथ अगर बस्तर में अगर स्टूडेंट्स को कुछ करवा सकें और छत्तीसगढ़ टूरिज्म के साथ कोलैबोरेशन में, तो इसके साथ हम कुछ आगे के लिए डिस्कस कर सकते हैं। प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yeah, sir. Good evening. Very good evening, Ankit ji and Jeet Singh Arya ji. Welcome to Patriotic Vikas Manch. We are very happy. A wonderful lecture today about Bastar. Yes sir. Most of the people they don't know about Bastar because of they treated as it is a extremist den. Yeah. Because of it is a terrorism, not tourism.
Bastar means it is a terrorism. Now you are exposed about the tourism. Yeah, thank you, G. Singh Arya sir. And we are staying near, almost all near Bastar. It is Madhya Pradesh, but called as a Madhya Pradesh, but we are in the border of Chhattisgarh as well as Madhya Pradesh. Yes. So that we will work together in Bastar. My students also there, some students from Bastar area. Exactly, I don't know who are from that area, because of I am new for that area. So in later I will try to visit all the destination in Bastar area. Yeah, Thank you you, should be. Anjali. Yeah, Jayaprakash sir, you should be visiting this place. This is beautiful land, and you know, the students, if they come, because now, because of the social media and everything, right? Yes. It, if it can amplify the real thing, the real Bastar, the perception of people can change only if they visit. Yes. You know, So one of my student asking some question in chat Yeah. box. Sir, Yeah. please see that question and give answer to her. Sir. Sir, so the question is, so I got, yeah, Yes, yes. GMK. where is the best place to visit in Bastar? वैसे तो मैं ये कहूँगा कि सारे प्लेसेस बेस्ट है, लेकिन अगर दो सर्किट्स हैं, एक अगर आप पॉपुलर सर्किट की बात करें और एक अगर आप बात करें कि जो नॉन कन्वेंशनल सर्किट है, तो अगर आप देखें तो जो नॉर्मल आपको किस एलिमेंट को देखना है वो पहले आप डिसाइड करिए. तो अगर आप नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप आर्कियोलॉजी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप हिस्ट्री को, आर्कियोलॉजी प्लस हिस्ट्री, आप कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या आप वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको वो पहले समझना होगा. लेकिन अगर पॉपुलर सर्किट में बोले तो चित्रकूट वाटरफॉल हर कोई जाता है, कांगेर वैली नेशनल पार्क हर कोई जाता है, दंतेवाड़ा हर कोई जाते हैं, बारसूर कुछ लोग जरूर जाते हैं. ये पॉपुलर सर्किट में तो है, लेकिन आई वुड से चित्रकूट वाटरफॉल हैज सम मैजिक. व्हेन यू विल गो देयर, यू विल बी, है ना, आप थोड़ी देर में मोहित हो जाएंगे, यानी वो हिप्नोटाइज कर देता है वो वाटरफॉल, अगर आप देखते रहेंगे और आप उसको एक्सपीरियंस करने के लिए रहेंगे. और बाई चांस अगर आप मॉनसून के सीजन में बस्तर विजिट कर गए तो आपको हर एक जगह से वाटरफॉल मिलेगा. तो एवरी प्लेसेस, यू नो, अगर आप कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आई वुड से कि आप जनवरी के बाद अप्रैल तक का प्लान करें, जब यहाँ पे मेलाएं चालू होती हैं, जब क्रॉप का सीजन खत्म होता है, जब क्रॉप बिक जाता है, उसके बाद मेले चालू होते हैं. और मेले में बहुत ही अलग टाइप के मेले होते हैं, जिसमें सारे लोग आते हैं, सब एक साथ एक समुदाय डांस करता है. और अगर आप दशहरे के समय आते हैं तो दशहरे के समय फेस्टिविटी बहुत ही जबरदस्त होती है. एवरीथिंग इज बेस्ट सो फार. मुझे लगता है कि बहुत मजेदार होगा. आप लोग आए, रोशनी जी आप आए और आप लोगों को भी लेके आए. जी जी. And one more thing, I would say कि देखिए, हम जैसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स ये विदाउट बहुत सारे सपोर्ट की ग्रो नहीं हो सकते, ना ही ये सारी इतना मंच मिलने तक का वेट. शुभदा मैम जब से हम लोग कनेक्टेड हैं, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड जब से हम कनेक्टेड हैं, तब से उन्होंने कांस्टेंट सपोर्ट दिया है. यानी कभी भी ऐसा सिचुएशन ही नहीं आया जहाँ पे एनकरेजमेंट ना मिल रहा हो कि इन्होंने, यानी चाहे छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल ऑफिसर्स हो, उन सभी ने एक, या मैं ये कहूँ कि लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, जो लोकल पार्टनर्स भी हैं, वो सभी लोगों ने हेल्प किया और सब लोग एक ही ऑब्जेक्टिव से काम कर रहे हैं कि परसेप्शन बदलना चाहिए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ब्यूटी देखें. सो आई वुड थैंक्स एवरीवन जिन्होंने भी इस जर्नी के पार्ट रहे हैं और बस्तर को प्रमोट कर रहे हैं. क्या जी,
किसी का कोई क्वेश्चन है, एनी और एनीवन वांट टू आस्क और शेयर? जी यस। मैं रिसेंटली अभी विजिट किया था। मैं अपने कजन को लेकर आ रहा था, तो उनके पेरेंट्स, मतलब जब उनको कन्विंस करना था कि मैं अपने कजन्स को लेकर जा रहा हूँ, तो देवर आस्किंग क्वेश्चंस की वहाँ पे तो नक्सलाइट एरिया है, आप कैसे रहोगे, सेफ है कि नहीं है, मतलब देवर नॉट अवेयर। मैंने उनको तसल्ली दी कि हाँ मैं जा चुका हूँ और ऐसा नहीं है। और बट मैं ये पूछना चाहता हूँ अनएक्सप्लोर्ड बस्तर से कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं कि जो लोगों की मानसिकता है, जो वो सोच रहे हैं कि वहाँ पे सेफ नहीं है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो कैसे हम अवेयर करें, कैसे आप अवेयर करेंगे उनको कि बहुत ही सेफ है और बहुत ही अमेजिंग जगह है और विजिट करना चाहिए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। जब भी कोई लोग यहाँ पे आते हैं, आने से पहले बहुत सारे इश्यूज होते हैं, यानी इनफैक्ट हमको बहुत सारे पेरेंट्स से भी बात करना पड़ता है कि दिस इज सेफ, आपको यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ना, टेक्नोलॉजी ने ना बहुत कुछ चीज चेंज कर दिया है। तो हम ये बोलते हैं कि गो टू इंस्टाग्राम, गो टू गूगल, और गूगल में डेस्टिनेशंस के रिव्यूज पढ़िए कि कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए जहाँ पे नक्सलवाद की बात हो या अनसेफ की बात हो। तो आप अगर चित्रकूट वाटरफॉल गूगल में सर्च करते हैं और उसके जो रिव्यूज पढ़ते हैं, वहां पे आपको ऐसी कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। तो हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि आप जाइए गूगल में, बस्तर मत सर्च करिए, डेस्टिनेशन सर्च करिए। बस्तर सर्च करेंगे तो नेगेटिव न्यूज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप डेस्टिनेशन सर्च करते हैं तो आपको नेगेटिव न्यूज नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों का रिव्यूज पढ़िए। फिर हम सेकेंडली ये बोलते हैं कि बहुत यूट्यूब है यहाँ पे, यूट्यूब में आजकल बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स काफी अच्छा यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने डेस्टिनेशन के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। उन्होंने ये शो किया हुआ है किस तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो बहुत सारे भी प्रमोट कि हम लोग ये बोलते हैं कि आप एक बार गूगल में सर्च कर लीजिए। अगर आप लोग सर्च नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग उनको लिंक्स दे देते हैं। फिर हम लोग ब्लॉगर्स के साथ काम करते हैं कि ब्लॉगर्स जो हैं या फोटोग्राफर्स, ये इनकी आईडीज में चले जाएं और आप ब्यूटी देख लीजिए, आपको बात भी कर लीजिए लोगों से। आपको अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है तो आप मत आइए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो देखते हैं तो वो काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमें बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे लोगों को लाने के लिए, लेकिन एक बार जब वो जाते हैं तो यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर ही बन के जाते हैं। बस्तर को हर कोई प्यार करने तो लग ही जाता है। क्यों अंकित जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर आपने सही कहा। मुझे सर एक चीज़ पर जो मुझे आपसे शेयर करनी है, आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी, आई मीन एक्सेसिबिलिटी और एकोमोडेशन, क्या अभी भी चैलेंज है बस्तर के लिए या जगदलपुर या फिर दंतेवाड़ा के लिए? एज एट जो हम बोल सकते हैं प्रेफर्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने में थोड़ा सा एक हर्डल, वी कैन से इट एक्ट्स लाइक अ हर्डल और चैलेंज। या तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बस फैसिलिटीज, सबसे पहले तो रोड्स अच्छी होनी चाहिए, राइट? तो रोड्स आर फैंटास्टिक, रोड्स बहुत ही अच्छे हैं। और मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारे स्टेट से बहुत बेटर रोड्स की कनेक्टिविटी है छत्तीसगढ़, स्पेशली छत्तीसगढ़ का साउथ पार्ट। नॉर्थ पार्ट में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो कुछ डेस्टिनेशन जैसे मैन पार्ट या जशपुर एरिया वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। शायद 2 से 3 सालों में बहुत बेहतर नेटवर्क वहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन साउथ वाला जो रीजन है वो कम्प्लीटली रोड कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। सुपर लग्जरी बसेस से लेके लग्जरी बसेस एनी टाइम आपको हर 5-5 मिनट में रायपुर से कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आपको हैदराबाद से बस की कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको विशाखापट्टनम से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब बस्तर का जो मेन सिटी है वो जगदलपुर है, तो जगदलपुर में फ्लाइट्स चालू हो चुकी हैं। आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं, तो अब कोई हर्डल ही नहीं बचा। तो आप तो ये एक मान के चलिए कि अगर एक डेस्टिनेशन में अगर फ्लाइट की कनेक्टिविटी आई है तो टूरिज्म वहां पे तो ऑटोमेटिकली ही ग्रो होना है। फिर ट्रेन की कनेक्टिविटी की बात आ रही है, तो ट्रेन की कनेक्टिविटी अभी तक का ये बात हुई थी कि 2024 तक का दिस लाइन विल बी कनेक्टेड। अभी ये लाइन कनेक्टेड है विशाखापट्टनम से, भुवनेश्वर से एंड कोलकाता से, ये लाइन कनेक्टेड है अभी। लेकिन अब जो ये 2024 में जब हम पहुंचेंगे तब ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगी मेन मुंबई वाले एरिया से एंड दिल्ली वाले एरिया से।
2024 का सरकार का टारगेट है। तो मुझे लगता है कि हर चीजें हैं, कनेक्टिविटी भी है, ऐसा कोई अब नहीं बोल सकता कि यहाँ कनेक्टिविटी का इश्यू है। सिर्फ ट्रेन का वो पहुंच जाएगा, लेकिन फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, यू कैन कम, हैदराबाद से फ्लाइट है, रायपुर से फ्लाइट है, अरे यू कैन वाह। कम। ओके, एंड व्हाट अबाउट अकोमोडेशन? अगर जगदलपुर के अलावा जहाँ पर अफोर्डेबल का है या सेफ एंड सिक्योर अकोमोडेशन के लिए ऑप्शंस अगर लोगों को चाहिए हो तो हम कहाँ देख सकते हैं? देखिए जगदलपुर में प्राइमरली आपको सारे कैटेगरी ऑफ रूम्स मिल जाएंगे, यानी 3 स्टार कैटेगरी तक के आपके पास यहाँ पे हैं। अच्छे रिजॉर्ट्स भी हैं, अच्छे एग्जीक्यूटिव क्लास के, बिजनेस क्लास के होटल्स भी हैं। अगर आप रिजॉर्ट कैटेगरी में देखते हैं तो जैसे छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा जो टंडामी लग्जरी रिजॉर्ट जो है, जो चित्रकूट, आप उसकी गेट खोलते हैं और चित्रकूट वाटरफॉल आपको दिखता है, और वहीं पे कैंपिंग साइट्स भी है। तो आपको एक यानी मुझे ऐसा लगता है कि एकोमोडेशन वाइज बेटर सिचुएशन है। आप लोग आके यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको सेफ्टी अगर चाहिए, ज्यादा आपकी परसेप्शन में सेफ्टी का इशू है, तो आप जगदलपुर में रुक सकते हैं, प्रॉपर सिटी है। अगर आपको नेचर पे एक्सपीरियंस करना है, वाटरफॉल देखते हुए रात गुजारनी है, अभी तक का तो कुछ हुआ नहीं है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे चित्रकूट वाटरफॉल में रुक सकते हैं। जी जी जी। वैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं रुका था छत्तीसगढ़ तो तीनों दिन ही चित्रकूट वाटरफॉल पर रुका, और एज यू सेड कि आपका मैं टेंट में ही रुका था, और टेंट का जैसे ही मैं पर्दा हटाता था और सामने वाटरफॉल होता था। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन पूछने का, ये प्रश्न पूछने का सिर्फ इतना सा ये था कि आपके थ्रू मैं लोगों को बता सकूं कि छत्तीसगढ़ में एकोमोडेशन इंफ्रास्ट्रक्चरली नाउ यू आर वेल कनेक्टेड एंड यू हैव एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कुछ लोगों की कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज आ रही थी। यस, जी अंशुल जी। Very good evening, sir. Sir, very great information. Just like I was amazed, and मेरा perspective भी बस्तर के regarding just like it was not that good, but अभी मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, now we need to visit there. सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, लाइक हर एक लोकेशन में जैसे अगर मुझे कल्चर प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है तो वहाँ के हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So do we have कोई specific बस्तर में कोई harvesting festival हो during that time we can visit there and just like explore each and everything? क्या सो मैं आपको ना ट्राइबल कल्चर के कुछ एलिमेंट्स बताता हूँ। जैसे अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही साइंटिफिक सोसाइटी है ट्राइबल पीपल का। आम यहाँ पे जब तक का पकता नहीं है, तो पहले मैं फ्रूट्स से चालू करता हूँ, देन मेन एग्रीकल्चर उसमें आते हैं। कि ये जंगल का एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें फॉरेस्ट बेस्ड है। तो जैसे आम को मैं पहले ले लेता हूँ। जब तक का आम पकता नहीं है और जब तक का पकने के पहले यहाँ पे त्योहार होता है जिसका नाम होता है आमा तिहार। वो अक्षय तृतीया जो कल था उससे पहले ये खत्म होना होता है, यानी उससे पहले पहले हर गांव वाले अपने हिसाब से ये त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार में वो आम को लेके आते हैं, वो देव जो वहाँ के लोकल गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनको अर्पित करते हैं, देन दे ईट एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ फंक्शन ऑल टुगेदर इन अ प्लेस। बहुत ही अच्छा प्यारा गांव का फंक्शन होता है, इसमें बाहर वाले लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैंने अभी आपको जब प्रेजेंटेशन दिखाया था तो उसमें एक चीज मैंने बताया था कि एक जो हर एक यहाँ जो मेले मटाई होते हैं, जैसे अगर आप इफ यू प्लान मकर संक्रांति के बाद आप कभी भी प्लान करते हैं तो यहाँ पे हर एक टाइम पे यू विल गेट मेला, गांव का मेला, बहुत बड़े बड़े मेले। जो फेमस मेला है वो घोटपाल मेला है, जो हार्वेस्ट के बाद ही होते हैं और ये बहुत ही कलरफुल होते हैं। तो हार्वेस्ट के लिए, लेकिन एक चीज है कि इनकी तिथियां जो होती हैं वो फिक्स नहीं होती। तो अगर आपको प्लान करना होगा, आप फागुन के आसपास प्लान करेंगे तो आपको कोई ना कोई मेला मिल जाएगा। इसके कोई फिक्स डेट्स नहीं होते, गांव वाले तय करते हैं। ना ये सूर्य के हिसाब से चलता है या ना चंद्रमा के हिसाब से चलता है। ये ऑनली बेसिस कि वहाँ के जो लोकल गॉड एंड गॉडेसेस जिस तरीके से बोलेंगे वो उस प्रकार से चलता है। कुछ जगहों का फिक्स्ड है, कुछ जगहों का फिक्स्ड है कि वो यानी
कि पूर्णिमा के तीसरे बुधवार में होगा, ऐसे कुछ फिक्स है। लेकिन हर जगह पे कभी यानी कुछ विपत्ति आ जाती है तो वो डेट्स चेंज भी होते हैं। लेकिन अगर आप हार्वेस्ट के सीजन में कल्चर को करना चाहते हैं, जनवरी से फरवरी मार्च ही प्लान करिए, आपको बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस मिलेगा। अंशुल जी, आई होप मैंने आपका जो आंसर था मैंने कर दिया। Yeah, thank you very much, sir. Great, sir. Great. Thank you. किसी और का कोई एनीवन एल्स वांट टू आस्क एंड और शेयर? जी अंकित जी, मैं प्रवीण। जी जी प्रवीण जी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं प्रवीण जी का परिचय करा दूं आप सभी से। प्रवीण जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व में दैनिक जागरण से जुड़े रहे हैं और काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी आलेख उनके, काफ़ी अच्छा रिसर्च उनका रहा है पर्यटन के क्षेत्र में और काफ़ी काम किया है। प्रवीण जी, आप आज आपकी कलम की और आपके अनुभव की यहाँ ज़रूरत रहेगी। आप जी अपनी बात रखिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं जीत सिंह आर्य जी का बहुत ही एक तरह से फैन बन गया हूँ। इन्होंने मैं ऑडिबल हूँ ना? जी जी हाँ जी सर। तो बिल्कुल मैं मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था और बस्तर का जिस प्रकार से आपने वर्णन किया, तो ये तो मुझे लगता है पूरा का पूरा ही ट्रैवल का पैकेज है। कोई भी टूरिस्ट किसी भी विधा का हो वो वहाँ जरूर जाएगा, क्योंकि अगर आप प्राकृतिक नज़ारे की बात कर रहे थे, वहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे थे, वहाँ पे बर्ड हेवन है और ये इतने सारी चीजें हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। और जो हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन है वो टूरिज्म ही है, ये हम सभी जानते हैं, किसी भी कंट्री का वो चाहे। तो थोड़ा बहुत स्टिग्मा तो उसका है, लेकिन जिस तरह आज आपने उसको इसी तरीके से उसको सॉल्व किया कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, अगर लोग चाहें तो आराम से आके वहाँ पे घूम फिर सकते हैं, जो पूरा सुरक्षित है। तो ये लाल किसी की चटनी और ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होगा। तो ये बहुत ही अच्छा आपका ये रहा। मुझे थोड़ा सा बस ये और जानकारी लेनी थी कि ये जो बस्तर दशहरा मेला 75 दिनों का चलता है, आपने जैसे बताया 75 डेज का, तो ये अगर टूरिस्ट इस टाइम पर आता है तो ये कहाँ पर उसको उसे आना होगा और कैसे उसे वो किन दिनों में आके एंजॉय कर सकता है? दशहरे से बिल्कुल अगले दिन या दशहरे से कुछ दिन पहले उसे आना होगा? तो थोड़ी जी प्रवीण जी, मैं थैंक्स अ लॉट कि आपने सुना और आपको अच्छा लगा जो भी ये चीजें हैं। मैं आपके टच में रहना चाहूंगा और कैसे पर्यटन का विकास पूरे छत्तीसगढ़ में हो और किस तरीके से बस्तर में स्पेशली हम लोग किस तरीके से चीजें कर सकते हैं, उसमें आपका हेल्प चाहिए होगा। आई विल बी इन टच विथ यू। और जो आपका प्रश्न है उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हरेली अमावस्या के साथ चालू होता है। पहला जब होता है जब लकड़ी लेके आई जाती है और वहाँ पे बलि प्रथा अभी भी यहाँ पे प्रेवलेंट है, तो वो चीज होती है। लेकिन जो मेन दशहरा फेस्टिवल है, अगर आपको करना चाहें तो जिस दिन दशहरा, यहाँ पे वैसे रावण को नहीं जलाया जाता है, यहाँ पे दशहरा का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आप यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ज्यादातर जगहों पे ना राम जी को भी ज्यादा नहीं पूजा गया है ट्राइबल एरिया में, ना रावण के लिए कुछ खास रहा है। तो यहाँ पे दशहरे में कुछ भी रिलेटेड विद रावण नहीं होता है। पहला तो ये यूनिकनेस है। आपको जब एक्सपीरियंस करना है तो आप स्पेसिफिकली दशहरे वाले दिन से पहले 4 से 5 दिन पहले आप यहाँ आ जाए और दशहरे के दिन के 1 दिन तक का और रहें। यानी आप करीबन 6 दिन के प्लान करिए, उस बीच में आप नेचर भी एंजॉय कर लीजिए, आप कल्चर भी देख लीजिए, आप हर एक चीज एंजॉय कर लें। तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। यानी 4 दिन पहले डेफिनेटली आप, और दशहरे के 4 दिन पहले तो आप डेफिनेटली यहाँ आ जाए। जी एक बार उनको सिटी और बताइए, कौन सा सिटी में जाना सही रहेगा? जगदलपुर। जगदलपुर। ये सारा कंप्लीटली जगदलपुर में होता है और दंतेवाड़ा में होता है। मेन जो फंक्शंस होते हैं जहाँ रथ चलाए जाते हैं या देवी देवता एक साथ आपको मिलते हुए देखते हैं, झूमते दिखते हैं। नहीं, मैं ऐसा चीज मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, आप किसी ने भी अपने लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस किया होगा। जब इतने सारे देवी देवता हैं किसी के
अंदर बॉडी में आते हैं और जब वो साथ में झूमते हैं, हजारों की संख्या में जब वो झूमते हैं देवी देवताएं, तो एक अलग ही नजारा होता है दशहरे। मैं दशहरे के जो कुल्लू का दशहरा जो बहुत फेमस है, मैसूर का दशहरा है जो बहुत फेमस है, मैं इन दोनों जगह में, और नवरात्रि या काली पूजा कोलकाता, इन सारे टाइम में मैं हर जगह पे रहा हूँ। लेकिन बस्तर का दशहरा एकदम अलग है, एकदम अलग ही वाइब्स देता है और अलग ही एक्सपीरियंस देता है। तो ये सारा कंप्लीटली होता है जगदलपुर में। तो आप हमेशा प्लान करें कि जगदलपुर आप बेस बनाएं और एक आधा दिन आप दंतेवाड़ा चले जाएं, और मेजरली आप हर दिन आप जगदलपुर में ही रहें। और इसमें रथ को भी चोरी करने का प्रथा है, रथ को भी चोरी करके ले आया जाता है, फिर वो रथ वापस आता है, राजा जाते हैं रथ को वापस लेके आते हैं। तो ये पूरा जो चीज है देखने के लिए, इसमें काचन देवी भी होती हैं। काचन देवी दशहरा करने का परमिशन देती हैं, तो वो कांटे के झूले में बैठती हैं, वो फिर परमिशन देती हैं, तब दशहरा स्टार्ट होता है। फिर एक जोगी जी होते हैं, जोगी जी यानी फर्श के नीचे दबे होते हैं जब तक का दशहरा सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता। यू नो थैंक यू। जी नमस्कार सर। हाँ, मेरा ये हम लोगों को वहां लेके आते हैं ट्रैक के लिए, तो क्या ट्रैकिंग करना उस बस्तर के क्षेत्र में सुरक्षित है क्या? तो सर थैंक्स फॉर आस्किंग। एक्चुअल में हम लोग ज्यादातर जिस टाइप का काम करते हैं उसमें हम लोग ट्रैकिंग और कैंपिंग ज्यादा करते हैं। तो आप देखिए दंतेवाड़ा में ढोलकल का एक रीजन है जहाँ पे ऊपर के साइड में आप 3.5 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हैं और उसके बाद वो ऊपर पहुंचते हैं, वहां पे गणेश जी की मूर्ति है। तो पूरा सर्किट ऐसे 7-8 किलोमीटर का ट्रैक बनता है। यहाँ पे आइडेंटिफाइड जहाँ पे ट्रैक्स होते हैं वो करीबन बस्तर रीजन में 20-25 एरिया है जहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रैक्स चलते हैं, जिसमें हम लोग भी कंटिन्यूसली मॉनसून ट्रैक्स, फ्रीडम ट्रैक और विंटर ट्रैक्स, ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं। इंद्रावती का जो गॉर्ज है, इंद्रावती जिस जगह से चित्रकूट के नीचे का जो गॉर्ज स्टार्ट होता है, जो पाटन नगरी होती है वो गोदावरी में मिलता है। ये पूरा जो पैच है वो पूरा ही ट्रैक करने के लायक बहुत ही अच्छा है। और यहाँ बहुत पहाड़ी क्षेत्र भी हैं जहाँ पे ट्रैक्स होते हैं, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल टेंशन नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सेफ है। और बहुत सारे डेस्टिनेशन ऑलरेडी लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने ने स्टार्ट किया, कि सब लोग अभी से जा रहे हैं। ट्रैक्स बहुत ही सेफ है। और कितने दिन के ट्रैक रख सकते हैं हम वहाँ? जो हम लोग का जो पॉपुलर फ्रीडम ट्रैक है जो हम लोग हर साल चलाते हैं, वो हम लोग 4 डेज का रखते हैं। जी, तो ये 4 डेज जी 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 मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि किलोमीटर्स वाइज वो छोटे छोटे रहते हैं कि लंबे रहते हैं? जैसे हिमालय के ट्रैक्स होते हैं कि हम एक साथ ट्रैक करते हैं, फिर वहां पे कैंप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वैसे कैंप करते हैं, वैसे वाले ट्रैक्स अभी यहाँ पे विकसित नहीं हुए हैं। तो सिर्फ 1 नाइट यानी 2 नाइट्स 1 नाइट के कैंप्स के लायक ट्रैक्स हैं विकसित ट्रैक्स। फिर हम लोग क्या करते हैं कि उनको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे लोकेशन पे लेके जाते हैं और दूसरे लोकेशंस पे फिर वो ट्रैक करते हैं, लोकेशन ट्रांसफर्स कर देते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल या किसी को कुछ अनुभव शेयर करना हो तो प्लीज। मैं कहना चाहूंगा हाँ नहीं पंडित जी, देवेंद्र जी, मैं आपको 2 मिनट बाद पूरा समय दूंगा। आपको ही आगे रथ लेकर जाना है, बस मैं अपनी बात रखूं, इनका एक प्रश्न ले लूं, फिर आप बोलिएगा, है ना? क्योंकि अभी किसी को बोलना नहीं है, तो मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। प्रश्न नहीं, मुझे अबुझमाड़ के बारे में पूछना है, क्योंकि अबुझमाड़ का जो ट्राइबल कम्युनिटी है
उसके बारे में लोगों के मन में सच में आज भी अबुझ लोग पहेली मानते हैं उसको। या आपका क्या अनुभव रहा है अबुझ माड़ के बारे में, या हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एक चीज़। और दूसरी चीज़ मैं आपसे निवेदन करूँगा पर्सनली कि आगे से आप कोशिश करें कि उनको वनवासी कहें। आदिवासी शब्द क्या है कि हम उनको ये मॉडर्न चश्मा लगा के उनको पीछे ढकेलने का ऐसा ऐसा दिखता है मुझे। तो वी विल ट्राई कि हम लोग भी वनवासी बोलने का कोशिश करेंगे आगे। बिल्कुल, आपने पिछले लास्ट टाइम भी बोला था, उसके बाद क्योंकि ये लास्ट वेबिनार में भी आपने भी बोला था, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। बिल्कुल मैं यही ट्राई करूंगा जी जी अगली बार से। जी। अबुझ माड़ का जो क्षेत्र है, जैसे अंडमान का जो क्षेत्र है, और जहाँ पे लोगों को अलाउ नहीं किया गया था गवर्नमेंट ने उनके कल्चर को इंटैक्ट रखने के लिए, तो उसमें अबुझ माड़ का भी क्षेत्र था, जहाँ पे एक जो पीवीजीटी है, जो अबुझ माड़िया यानी गोंड से ही एक माड़िया ट्राइब्स है, वो हिल माड़िया वहाँ पे रहना स्टार्ट हुए। और वहाँ पे उनकी संस्कृति, उनके संस्कृति में पहले ऐसा हुआ करता था जिसमें थोड़े थोड़े अभी चीजें अभी भी विकसित है, जिसमें एक चीज ये है कि वो पेदा खेती करते थे, शिफ्ट कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं। तो एक जगह पे जहाँ पे खेती करते थे, वहां पे उनका ये कहना था कि जो जब हम हल लगाते हैं, जब अपन जमीन पे हल लगाते हैं, तो उससे, क्योंकि धरती हमारी माता होती है, वो उसको दर्द होता है, तो वो ऐसा नहीं चाहते कि एक ही जगह पे वो खोदते जाएं और उनको दर्द घाव के रूप में हो जाए, तो वो शिफ्ट कल्टीवेशन करते हैं कि एक जगह पे एक ही बार करेंगे, फिर नेक्स्ट लोकेशन में वो जाते रहेंगे। तो अबुझ माड़िया यूजुअली हिल टॉप्स में रहते हैं, बहुत ही घना क्षेत्र है। बस्तर का जो एक्चुअल में सबसे जो डेंस फॉरेस्ट रीजन है वो अबुझ माड़ क्षेत्र है, जो नारायणपुर जिले में आता है। कुछ भाग उसका बीजापुर जिले में आता है, कुछ थोड़ा सा एक भाग दंतेवाड़ा जिले में आता है। यही वो जिला था जहाँ पे नक्सलवाद ने पैर पसारा था, उसकी वजह से कल्चर में काफी सारा डैमेज भी हुआ है। और यही यहाँ पे विद टाइम क्रिश्चियनिटी भी आई है, तो उसके वजह से भी कल्चर में कुछ थोड़ा बदलाव सा आया है। लेकिन अगर आप देखें, जब अबुझ माड़ में अगर आप जाते हैं, तो आपको वहां पे जंगल और लोगों की परंपराएं, जो वनवासियों की परंपराएं हैं, वो बहुत ही अलग है। यानी एकदम रॉ फॉर्म में मिलता है, जो बहुत ही यूनिक है। जिस तरीके से खाना, सेल्फ सस्टेनेबल विलेजेस अगर आपको देखना या समझना है, तो अबुझ माड़ इज अ वेरी गुड प्लेस। अबुझ माड़ में जो माड़िया जनजाति के लोग रहते हैं, मुड़िया जनजाति के लोग रहते हैं, उन लोग के बीच में एक प्रथा बहुत फेमस हुआ करती थी, जिसके लिए बहुत ही रॉन्ग परसेप्शन है, जिसको बोलते हैं गोटुल, जिसको बहुत सारे लोग घोटुल भी बोलते हैं, लेकिन उसका सही प्रोनाउंसिएशन गोटुल है। ये मैं इम्पोर्टेंटली इसलिए भी आप लोग को बताना चाहूंगा, गोटुल का प्रथाएं। इट वॉज अ स्कूल, लर्निंग स्कूल फॉर पीपल, जहाँ पे जो बड़े थे, ये मैं आपको उसका थोड़ा सा समझाता हूँ किस प्रकार। गांव के बाहर एक शेड बना होता है, जहाँ पे देवताओं को पूजा किया जाता है, और वहीं पे जो यंग लोग होते हैं, यूजुअली अनमैरिड कपल्स, अनमैरिड लोग होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, कुछ जो जिनको अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डांस आता है, म्यूजिक आता है, वो एक साथ आते थे। शाम को जब वो चीजें फॉरेस्ट बेस्ड कलेक्शन कर लेते थे, शिकार कर लेते थे, वो आते थे और वहां पे वो लर्निंग्स करते थे। वो लर्निंग, इसको बहुत ही घोटुल प्रथा को बहुत ही अलग टाइप की चीजें दिखाई गई है, लेकिन वो एक लर्निंग स्कूल है जहाँ पे लोग आते हैं और वो लर्न करते हैं। जैसे कि अगर आप ये समझिए कि ये हमारे गुरुकुल का प्रथा ही था, जो जिसका एक अलग फॉर्म घोटुल की प्रथा है। तो घोटुल में लोग आते थे और वहाँ पे लर्न करते थे, डांस करते थे, अलग अलग फूड करते थे, वहाँ पे शिकार करना सिखाया जाता था। वहीं पे एक इंसान अपने लाइफ पार्टनर को चुनता था। तो वो सारी चीजें घोटुल के इर्द गिर्द ही होती। लेकिन इसको बस एक ही चीज दिखाया गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग सिर्फ अपने कपल्स बनने का जगह है,
ये नहीं है, ये एक्चुअल गलत है। और ये यूनिक भी प्रथा है कि घोटुल जैसी प्रथाएं, अनफॉर्चुनेटली अब ये घोटुल प्रथाएं देखना बहुत ही मुश्किल है। आपको अबूझमाड़ के क्षेत्र में है, अनफॉर्चुनेटली ये इतना आई डोंट नो कि ये मॉडर्न एजुकेशन के बाद हमने क्या लॉस किया है, लेकिन ये एक जरूर लॉस है अपने लिए, एक ये प्रथाएं का लॉस जरूर है, लेकिन ये अभी भी कुछ जगहों पे बचा हुआ है। सो अभी हम लोग अंकित जी हम लोग घोटुल के रिवाइवल पे काम कर रहे हैं। 3 घोटुल हम लोगों ने अभी चुनाव किया है, जिसमें जिला प्रशासन नारायणपुर हमको हेल्प कर रहे हैं, और हमारे सीएम जो हैं उन्होंने 100 घोटुल्स को रिवाइव करने की बात, 3 घोटुल में हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को फिर से जोड़ने का काम चालू किया हुआ है। तो बहुत ही यूनिक जगह है अबूझमाड़, जब भी आप लोग आए तो जरूर देखिए। जी अबूझमाड़ बहुत यूनिक, क्या जन्नत है एक तरीके का। और हाँ ये भी है कि हमको कभी कभी डर भी लगता है कि हम लोग लालची लोग हैं। सी मॉडर्न पीपल आर वेरी ग्रीडी सॉर्ट ऑफ, हर किसी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं और डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि जो परंपराएं बची हुई हैं वो भी हम लोगों को देखकर, हम लोगों के शौक देखकर वो भी हमारे जैसी ना हो जाए। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अब देवेंद्र तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें। सॉरी मैंने उस समय उनको टोक दिया था। देवेंद्र जी, मैं देवेंद्र जी का परिचय आप लोगों से कराना भूल गया। देवेंद्र तिवारी जी रिनाउंड एडवेंचरिस्ट हैं और साइकिलिस्ट हैं। उन्होंने मनाली से लेह तक 2 बार साइकिल यात्रा की। उसके बाद फिर उन्होंने ग्वालियर से गांधीधाम तक साइकिल यात्रा की, जिसमें उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यात्रा, सोलो साइकिलिंग, जिसको मैं सोलो साइकिलिंग कहूँगा। फिर वो गुवाहाटी से तवांग तक उन्होंने यात्रा की। इसके बाद उन्होंने दक्षिण की जो नीलगिरी हिल्स हैं उसमें साइकिलिंग की यात्रा की। ऐसे करके उन्होंने का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। साथ के साथ उन्होंने कई एक्सपीडिशंस, कई पीक्स किए हैं, और जिसके लिए उन्हें अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से और गवर्नर्स से, इवन बहुत सारे राज्यों के राज्यपालों द्वारा, माननीय राज्यपालों द्वारा उनको प्रोत्साहित किया गया और सम्मानित किया गया। और आज देवेंद्र जी हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं, एक शिक्षण संस्था में कार्यरत हैं और बहुत सारा उनका अनुभव है समाज क्षेत्र का। तो अब मैं देवेंद्र जी से कहूँगा कि वे आज एक तो हमारे मुख्य वक्ता जी को अपनी बात रखें और हमारे मुख्य वक्ता जी को धन्यवाद ज्ञापित करें। जी देवेंद्र जी। धन्यवाद अंकित जी, आपने बहुत विस्तार में परिचय दे दिया, इतनी आवश्यकता नहीं थी। जी जैसा कि आपने बताया कि जगदलपुर और बस्तर के क्षेत्र में जितनी सारी आपने जानकारी दी वो बहुत अच्छी जानकारी रही, क्योंकि मेरे को भी एक अनुभव काफी समय पहले आया था जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से कुछ जिले करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। तो उस समय मेरा पहली बार छत्तीसगढ़ जाना हुआ। मुझे याद है कि अजीत जोगी उस समय मुख्यमंत्री बने ही थे और बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन हम जिस व्यवस्था के तहत गए थे तब जाना हुआ। तो उसमें मेरा जो सबसे एक ऐसा अनुभव रहा कि हम उस एरिया में जा रहे हैं, हमारे यहाँ के पुलिस का एक पूरे 2-3 गाड़ियां 4 गाड़ियां चल रही है, पायलट गाड़ियां चल रही है, और लाल बत्ती जो होती है पुलिस की लाइट वो बोनेट पे लगी हुई है। तो मैं वहां से निकलते हुए जब गए और हम जब दंतेवाड़ा पहुंचे, दंतेश्वरी की देवी के स्थान पे पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद मैंने ये प्रश्न किया कि मैंने कहा हम लोग आए इतनी स्पीड से आए, और दूसरा ये प्रश्न मैंने उनसे किया जो साथ में हमारे साथी थे कि पहली बार देखा है कि बोनेट के ऊपर लाइट है, ऐसा क्यों है? तो फिर उन्होंने वो बताया कि भाई साहब अभी अपन जिस इलाके से आए हैं ये पूरा इलाका नक्सली क्षेत्र रहा है और यहाँ पे नक्सल प्रभावित ज्यादा है, और इसलिए पुलिस को देख के उसको देख के वो लोग कई बार पथराव कर देते हैं और कुछ अनहोनी हो जाती है, इसलिए हम लाइट जो है वो ऊपर ना लगाते हुए बोनेट पे लगा के चलते हैं। तो मेरा अगला जो प्रश्न था उनसे वो ये था कि भाई साहब नक्सली दिखते कैसे हैं? नक्सली दिखते कैसे? क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मैं मूलतः ग्वालियर से हूँ, और ग्वालियर से होने के कारण हम जो जैसे बोला जाता है कि चंबल, तो चंबल के डाकू कैसे, तो हमने देखे हैं बचपन में गाँव में कि चंबल के डाकू कैसे होते हैं कि वो धोती कुर्ता पहना है, गन टांगा हुआ है,
और सिर पे पट्टा है इस तरह से, उसकी बड़ी बड़ी मूछें है, ये चंबल का डाकू का एक स्वरूप है। तो नक्सली कैसा दिखता है, ये मेरे मन में वो थी, जिज्ञासा थी। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपको नक्सली देखना है। मैंने कहा तो गेस्ट हाउस जहाँ हम रुके थे दंतेवाड़ा में, वहाँ गेस्ट हाउस के पास में एक कम हाइट की एक मतलब ये कह सकते हैं कि बूढ़ी माता जी टाइप थे, वो थे और वो किसी से बात कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे को इशारा किया, मतलब ऐसा इशारा नहीं किया, उन्होंने धीरे से बोला कि आपको नक्सली देखना है। बोले वो सामने जो है वो नक्सली है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये तो एक महिला है और ये नक्सली। बोले वो जो पुरुष है वो इस क्षेत्र के सबसे बड़े नक्सलियों के नेता है और यहाँ के विधायक है, और वो जो साथ में है वो उनके ही पत्नी है। तो मेरे को एकदम लगा, मैंने कहा नक्सली ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारा ये अनुभव था कि डाकू ऐसे होते हैं, ये है। लेकिन उसके बाद मतलब जिज्ञासा थी तो मैं उनके पास तक गया, और भाषा का तो अंतर था, वो हिंदी नहीं समझ रही थी, थोड़ी बहुत बातचीत ऐसी। तो वो जो भाव थे उस भाव से समझे। फिर उन्होंने चाय के लिए आग्रह किया और चाय वाय हुई। तो मेरे को ये लगा कि अरे मैंने आज किसी नक्सली के साथ चाय पी है। तो वो एक अनुभव उस समय का था, क्योंकि जब आपने दंतेश्वरी देवी के स्थान का वर्णन किया तो मुझे वो था कि मैं भी ये बताऊं। फिर दूसरा एक अनुभव मेरे को जो आया, जो वहां का वास्तविक स्वरूप है। हम जब वापसी लौट रहे थे तो लौटते समय हम एक गेस्ट हाउस में रुके थे, और उस गेस्ट हाउस में जब हम पहुंचे तो शायद शाम के 5 या 5:30 कुछ बजे होंगे। और वहाँ गेस्ट हाउस पर जो व्यवस्था थी उसमें हमने वहाँ जो व्यवस्थापक से उन्होंने हमसे भोजन का पूछा, तो हमने कहा हम भोजन करेंगे। तो हमने कहा आप भोजन में क्या बनाओगे? तो उन्होंने कहा कि रोटी बनेगी और चटनी रहेगी। तो हमने कहा सब्जी क्या देंगे आप? क्योंकि एक शहरी क्षेत्र का व्यक्ति जब जाता है तो उसके अंदर एक ये रहता है ना, सब्जी क्या देंगे, क्या रहेगा। उसने कहा कुछ नहीं, आप आइए मैं बताता हूँ काई की सब्जी बनाने वाले। तो वो गेस्ट हाउस के पीछे ले गया और एक पेड़ पे चढ़े। पेड़ पे चढ़ने के बाद उन्होंने कुछ फलियां तोड़ी और फलियों को हमको दिखाया कि बोले हम इसकी सब्जी बनाने वाले। मैंने कहा अच्छा आप इसकी सब्जी बनाने वाले? बोले हाँ इसी की सब्जी बनेगी। और वास्तव में जीत जी वो मेरा अनुभव रहा है कि इतनी स्वादिष्ट सब्जी थी। मतलब आपने जो बोला ना कि वहाँ के जो वनवासी हैं वो जिस तरह से उस भूमि के साथ जुड़े हुए हैं, नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो शहरीकरण हुआ है उसके कारण बहुत सारी अन्य समस्याएं हो गई है, लेकिन वो जो लोग आज भी उस इलाके में रह रहे हैं, वहाँ प्रकृति जो दे रही है वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके कारण वो स्वस्थ भी है, बलिष्ठ भी है, सब कुछ है। दूसरा एक अनुभव और आया था कि हम महुआ बहुत सुनते थे कि महुआ होता है, और एक जैविक खेती की उस समय में बहुत चर्चा थी, जिसमें सफेद मूसली की बहुत चर्चा हुआ करती थी। तो उसी इलाके से जब हम लौट रहे थे तो एक त्रिपाठी जी का फार्म हाउस है, मुझे आज अभी उनका वो जगह याद नहीं है, लेकिन उनका नाम याद है कि वो त्रिपाठी जी का एक बड़ा परिवार था और वो सफेद मूसली की खेती बहुत करते थे। तो उन्होंने वो दिखाया, क्योंकि हमने सुन रखा था कि सफेद मूसली होती है और छत्तीसगढ़ के इस इलाके में बहुत होती है, महुआ बहुत पाया जाता है। तो त्रिपाठी जी के घर जब हम गए और उन्होंने हमको दिखाया, फिर हम उनके फार्म पे गए तो उन्होंने बताया, तब वो देखा कि पहली बार वो सफेद मूसली इस तरह की जड़ में रहती है और जमीन से निकाली जाती है। महुए के ढेर लगे हुए थे, तो वो किस्मिस जैसे दिखते हैं, ये महुआ हमको देखने मिला था। तो वास्तव में मेरा उच्च में, मतलब आज से कितने साल पुरानी बात है, ये 15 या 20 साल पुरानी बात रही होगी, लेकिन उस समय भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा था। और वो केशकाल घाटी का जो पूरी घाटी है उसको उसमें से जब वाहन जाता है और जब हम उतरते हैं और वापसी में लौटते हैं, वो बहुत ही अच्छा था। तो आज आपने जो बताया, बस मेरे अंदर एक ही वो था कि इतने समय से उस क्षेत्र के बारे में मेरे को बहुत सारा ना सुना था ना पढ़ा था कि अब उस क्षेत्र में कैसा चल रहा है, क्या है। क्योंकि मैं अधिकांश ट्रैक जो लेके जाता हूँ वो हिमालय क्षेत्र में ले जाते हैं, और लोगों की एक जिज्ञासा रहती है हिमालय के पहाड़ और बर्फ देखने की। और मतलब अभी अंकित जी से जब भी कभी चर्चा रहती है तो हम यही सोचते हैं कि हिमालय बार बार एक ही स्थान पे जाना, उसकी जगह हमारे देश के युवाओं को अन्य क्षेत्रों में भी जाके वहाँ की सुंदरता तथा प्राकृतिक वातावरण को देखना चाहिए कि हमारे किस प्रांत में क्या क्या कितना अच्छा है, और वो एक्सप्लोर होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे जो प्रश्न किया था वो यही किया था कि वो सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान में कैसा है और वहाँ कैसे हम लोगों को लेके आ सकते हैं। तो मैं आपसे जी बोलिए। जी मैं पहला प्रश्न का आंसर करता हूँ। जितना
जो कि आपने पूछा कि नक्सली दिखते कैसे हैं, तो पहला तो ये है कि मैंने आज तक देखा नहीं है, तो जब तक मैं देखूंगा नहीं तो मैं यहीं का हूँ, मैं यहीं बॉर्न हुआ, मेरी पढ़ाई यहीं पे हुई है, मैं अब काम भी यहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज तक का मेरा सामना नहीं हुआ है। तो मेरा अगर सामना नहीं हुआ है तो ये बहुत ज्यादा चीजें होती है कि